नमस्कार, पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रात के अंधेरे में नगरपालिका ने हटाया अतिक्रमण, आधा सैकड़ा अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्रवाई। जिला अस्पताल में 15 दिन से ईसीजी मशीन बंद, कलेक्टर ने लगाई चिकित्सकों को फटकार। ऑनलाइन खरीदी में बरते सावधानी, जिले में लगातार हो रहे हैं लोग धोखाधड़ी का शिकार। डाइट संस्था कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 3000 शिक्षकों को नहीं मिला 4 महीने बाद प्रशिक्षण भत्ता। वेनगंगा नदी के छोटे पुल पर स्टॉप डैम बनाने का प्रस्ताव तैयार, नगरपालिका पीआईसी बैठक में लगी मुहर। रेत के उत्खनन में 3 डंपर, 1 जेसीबी जब्त, लगभग 7 लाख का किया जुर्माना। कार्य में लापरवाही का आरोप, नगरपालिका के अकाउंटेंट निलंबित। दिल्ली की घटना का अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, काली पट्टी लगाकर किया काम बंद। लालबर्रा में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। शुक्रवार को मनाया जाएगा देवउठनी एकादशी का त्योहार, तुलसी और शालिग्राम का कराया जाएगा विवाह। और अब खबरें विस्तार से। पुलिस के द्वारा आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने हेतु तथा किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए 7 नवंबर को पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। बलवा ड्रिल प्रदर्शन में पुलिस के एक गुट के द्वारा बलवाई बनकर हंगामा व बलवा की घटना को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरा गुट बलवा को रोकने में जुटा रहा। इस दौरान बलवा ड्रिल का नेतृत्व स्वयं पुलिस अधीक्षक बालाघाट अभिषेक तिवारी के द्वारा किया गया। बलवाई बने पुलिसकर्मियों के द्वारा सरकार व पुलिस के विरोध में नारेबाजी करते हुए असली पत्थरों से हमला किया गया। बलवा ड्रिल में नियंत्रण के लिए भीड़ पर आंसू गैस के गोले व स्टैंड ग्रेनेड छोड़ने, केन चार्ज, लाठी चार्ज का सिलसिलेवार अभ्यास करवाया गया। लोगों के घायल होने की स्थिति में मदद के लिए एम्बुलेंस भी अभ्यास में शामिल हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बालाघाट के द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने पर पुलिस के द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों एवं न्यूनतम बल के प्रयोग से अधिक प्रभावशाली कार्रवाई किए जाने के संबंध में अवगत कराया जाकर अन्य निर्देश भी दिए गए। इस दौरान अभ्यास में श्री आकाश भुरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, देवेंद्र यादव नगर पुलिस अधीक्षक, कर्णिक श्रीवास्तव उप पुलिस अधीक्षक, नितेश वाइकर रक्षित निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को नगरपालिका परिषद ने अचानक शहर में अतिक्रमण हटाओ मुहिम शुरू की। रात के अंधेरे में शुरू किए गए अतिक्रमण की कार्रवाई कानों कान तक किसी को खबर नहीं लगी। इस दौरान जो सामने दिखा उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। निश्चित ही नगरपालिका के अधिकारी इस अतिक्रमण हटाओ मुहिम के बाद काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अतिक्रमणकारी इसे दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई बता रहे हैं। इस दुकान को टूट जाने से मेरे साथ ये समस्या कि मेरे को खाने पीने की परेशानी होगी, मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊं? इसकी शिकायत कहाँ करेंगे अभी? इसकी शिकायत मैं कलेक्टर महोदय के पास में जा रहा हूँ। आपके दस्तावेज पूरे हैं? दस्तावेज मेरे पास टोटल है। ये एक दस्तावेज है, ये मेरा सीएमओ से 2016 में ट्रेनिंग हुई थी वहाँ, ये है। मैं इसके पहले भी आवेदन दे चुका था। इससे पहले कहाँ थी दुकान आपकी? इसके पहले मेरी दुकान नया राम मंदिर के सामने में थी, संचेती फाइनेंस के बाजू में। वहाँ से क्यों हटाए दुकान? वहाँ से उस समय अतिक्रमण की कार्रवाई की तो उन्हें हटवाए थे, हमने उस समय अपना ठेला हटा लिए थे। उसके बाद में फिर जब ठेला लगाने का नंबर आया तो हमने यहाँ लगाए।
तो यहाँ ज़मीन नाप के दिए थे? यहाँ नगर पालिका ने ज़मीन नाप के दी थी 8x10 की मेरे को, और मैं 8x10 में ही अपनी दुकानदारी कर रहा था, न कि मैं दुकान के सामने 1 इंच भी काम नहीं कर रहा था। बिना सूचना के दुकान तोड़ दी गई है? बगैर सूचना की मेरी दुकान को तोड़ अच्छा, दिया। ये लगभग रात में कितने 11 साढ़े 11 कितने बजे हुआ था ये घटना? करीब 12 बजे करीब की बात है कहते हैं। जो मैं तो अभी सुबह ही आया था इधर, पता चला तो देखने के लिए। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के बाद नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे कहते हैं कि आगामी दिनों में ऐसे ही रात के अंधेरे में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई चलती रहेगी। नहीं, अतिक्रमण तो बरसों से नगर पालिका द्वारा हटाया ही जा रहा है और बालाघाट शहर आम अपने सभी का है, सुंदर रहे, इसलिए होर्डिंग नीति भी आई है कि होर्डिंग टोटली हटाया जाए। तो हमने रात में होर्डिंग भी हटाया है और जो रोडों के किनारे अव्यवस्थित लोग बाहर से आके व्यवसाय करना जैसे न्यूसेंस भी होता, उनकी भी दुकानें हमने हटाया है। और शहर में अतिक्रमण हटाने की मुहिम लगातार जारी है। हम शहरवासियों से अपेक्षा भी करते हैं कि वो इसमें सहयोग करें और शहर को सुंदर बनाने और नगर पालिका की मदद करें। सर क्या सर अब सारे शहर की अतिक्रमण हटाए जाएंगे? अतिक्रमण तो अतिक्रमण शहर का कोई भी होगा, नगरीय क्षेत्र में कहीं भी पाया जाए तो उसको हटाने की कार्रवाई तो करेंगे। सर रात में किया गया अतिक्रमण? नहीं, हम तो रात और दिन में भी काम चलता, हमारा रात में भी चलता है। हमारे एम्प्लॉय जितने भी हैं हम उनमें से साफ सुर को बांट के काम ले रहे हैं। सर निरंतर चलते रहेगा सर ये कार्रवाई? हाँ, हमने रात्रिकालीन सफाई भी लगाया, तो सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भी हमारे नगरवासियों से निश्चित ही नगर पालिका परिषद की यह कार्रवाई स्वच्छ सुंदर शहर और सड़क किनारे लगने वाले जाम से आम जनता को निजात तो मिल जाएगी। देखना अब यह है कि रात के अंधेरे वाली कार्रवाई नगर पालिका कितने दिनों तक अपना पाती है या पूर्व की तरह एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ मुहिम पर अंकुश लग जाता है। जिला अस्पताल के दूसरे गेट का उपयोग वेस्ट मटेरियल फेंकने के लिए किया जाएगा। ऐसा करने के पीछे अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखना बताया जा रहा है। गुरुवार को रूटीन निरीक्षण के लिए कलेक्टर दीपक आर्य जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण में पाया कि मुख्य गेट से ही वेस्ट मटेरियल फेंकने वाली गाड़ी अस्पताल के भीतर आती है, जिससे गंदगी और दुर्गंध मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि पिछले गेट से वेस्ट मटेरियल वाली गाड़ी आएगी। आपको इसलिए रुका गया, यहाँ पे रास्ता है। जिला अस्पताल में जो कायाकल्प अभियान चल रहा है, जिसके तहत जिला अस्पताल का उन्नयन का कार्य चल रहा है, उसके तहत ही मैंने आज निरीक्षण किया था और बाकी सेवाओं के संबंध में निरीक्षण आज किया गया था कि सेवाएं दी जा रही हैं। जो कार्य चल रहे हैं उनमें पहला कार्य हम लोग जो ट्रॉमा सेंटर, जो अपना पुराना ट्रॉमा सेंटर जो कि महिला विंग अभी बना हुआ है, उसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भीड़ को मैनेजमेंट का। तो दूसरे गेट से हम लोग उसमें एंट्रीज करेंगे, जो डे केयर सर्विसेज ओपीडी की एंट्रीज दूसरे गेट से करेंगे और मुख्य जो गेट है उससे आईपीडी एंट्रीज रहेगी, जिससे कि भीड़ मैनेज हो पाएगी, सफाई रह पाएगी और हाइजीन मेंटेन रहेगा अस्पताल का। दूसरा प्रयास हमारा जो है, जो नया रिनोवेटेड विंग जो बनाया है, तो कैजुअल्टी और इमरजेंसी विंग उसमें सोमवार तक शिफ्ट कर दी जाए। इस बात के निर्देश मैंने इन लोगों को दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि सोमवार तक ये कार्य हो जाए। स्वच्छ भारत सुंदर भारत का संदेश देने के लिए बालाघाट से देश के विभिन्न हिस्सों के रास्ते नेपाल पहुंची तिरंगा यात्रा गुरुवार को पुनः बालाघाट वापस लौट आई है। तिरंगा यात्रा के मुख्य पदाधिकारी राकेश शेवेवार ने बताया कि 3000 किलोमीटर की यात्रा करके वे लौटे हैं। इस दौरान जगह जगह जो लोगों ने उनका स्वागत किया है, उससे उनका मन प्रफुल्लित हो उठा है। यही नहीं, नेपाल में तो तिरंगा यात्रा को कुछ विशेष सम्मान मिला। उससे उन्हें इस बात की अनुभूति हुई कि देश के इस तिरंगा का सम्मान भारतीयों के साथ साथ विदेशी भी करते हैं। 29 तारीख को पूरे बालाघाट वासियों का आशीर्वाद लेके हमने
3000 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा और स्वस्थ भारत सुंदर भारत के तहत जितने भी हमारे धर्म स्थल है उनके स्वच्छता के ऊपर उनका उद्देश्य देने के लिए हम बालाघाट से निकले थे, जो लगभग हमारे 2600 से 2700 किलोमीटर की यह यात्रा रही। यहाँ से मैहर, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, काठमांडू, पोखरा होते हुए मनोकामना देवी होते हुए आज हम बालाघाट पहुँचे हैं, जिसका हमने ऐसा देखा कि हमने जो तिरंगा यात्रा निकाली थी वो हमारे लिए नहीं, वो पूरे देशवासियों की थी। हमारी तो जो इज्जत हुई वहाँ पे, जो लोगों ने वहाँ पे हमको आशीर्वाद दिया और वहाँ पे जो आंखों में बसाया हमको, पर हमसे ज़्यादा उनने तिरंगे की इज्जत की वहाँ पे। और तिरंगे की इज्जत करने से हमको ये लगा कि आज हमारा देश इतना महान क्यों है। और आज हम बालाघाट पहुँच के जो, और जैसे कि हमको ये पता चला कि 144 धारा लगी हुई है यहाँ पे करके, तो हम लोग अयोध्या गए थे, तो उसमें ये तो हमको वहाँ पे भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आया कि 144 क्या होती है। हमारा तो बालाघाट जो उनसे वहाँ से कम 800-900 किलोमीटर दूर है, पर हमने फिर भी प्रशासन का ख्याल रखते हुए बड़ी मुश्किल से परमिशन ली और हमने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश के जो तिरंगा यात्रा होती है, और तिरंगा यात्रा में किसी प्रकार की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, इसमें जाति धर्म को नहीं लाना चाहिए। ये तो एक ऐसा वो है, हमारे ऐसा एक पर्व है और ऐसा जो देशभक्ति का काम है वो हर आदमी करना चाहता है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते दिनों 30 हजारीकोट में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच कहासुनी का असर बालाघाट में भी दिखाई दे रहा है। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें काला कोट वाला गुंडा कहा गया। इसके विरोध में वह गुरुवार को काली पट्टी लगाकर कार्य कर रहे हैं। वह सोमवार को अपने कार्य से विरत भी रहेंगे। ये दिल्ली की 30 हजारी अदालत में जो वकील के साथ मारपीट किया था पुलिस वालों ने, उसके संदर्भ में अधिवक्ता लोगों को काले कोट वाले गुंडे कह करके बार बार संबोधित किया जा रहा था। उसके संदर्भ में हम ये काली पट्टी कर रहे हैं, बांध करके अपना विरोध कर दर्शा रहे हैं। और साथ में सोमवार को हम कार्य से विरत रहने का भी यानी हड़ताल करेंगे, इसका ये करेंगे। आपको बता दें कि 30 हजारीकोट में पुलिस और अधिवक्ताओं के झड़प के बाद दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसका प्रभाव अब राजधानी से निकलकर जिले में भी दिखाई दे रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अभी तो लड़ाई है, आगे और जिला अस्पताल में बीते 15 दिनों से लिक्विड नहीं होने का हवाला देते हुए ईसीजी बंद कर दी गई है। इस कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। हृदय रोग से पीड़ित मरीजों के लिए होने वाला ईसीजी टेस्ट जिला अस्पताल में 15 दिनों से नहीं हो पा रहा है। इस कारण मरीजों को महंगे दाम पर ईसीजी टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों में करवाने पड़ रहे हैं। इससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। तो मैं आया कि देखा इधर ब्लड में कुछ इन्फेक्शन था, तो फिर उन्होंने बताया कि सीबीसी जांच करना है। तो सीबीसी जांच बोले हो नहीं रही है 2-3 दिनों से। तो फिर पता किया लैब में आकर के मैंने, तो बोल रहे हैं कि 15 दिनों से यहाँ पे मतलब सीबीसी जांच नहीं हो रही है, केमिकल ख़त्म हो गया, जो डिमांड वगैरह क्या है उनका वो समझ में नहीं आ रहा है। तो 15-20 दिनों से जो है सीबीसी जांच हो ही नहीं पा रही है। लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, बाहर लैब में किसी के पास पैसे नहीं है तो उनकी जान ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगा, उससे कोई समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या करें एक्चुअली। और सिविल सर्जन से मैंने मिलना चाहा सुबह से लेकर के, तो उनका कोई पता नहीं है। कोई क्या लगता है इतना लेट हो गया, अभी तक ये लोग मंगाए नहीं है, किसी जांच नहीं हो पा रही है? कई लोगों से मैंने पूछा यहाँ पर, तो बता रहे हैं कि बोले तब से मतलब सीबीसी जांच वगैरह जो है वो हो नहीं पा रही है। तो निवेदन करूँगा कलेक्टर साहब से या शासन प्रशासन से कि ये जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करें। इस विषय पर कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि उन्हें पद्मेश न्यूज के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि अस्पताल में ईसीजी का टेस्ट बीते 15 दिनों से बंद है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है, इसकी जांच करवाई जाएगी। सर, ये भी देखा गया कि पैथोलॉजी लैब में सर सीबीसी जांच नहीं हो पा रही करीब 15 दिनों से। और जब हमने इस बारे में जानकारी ली तो उनका कहना है कि हमने डिमांड लेटर भिजवा दिया गया, लेकिन अभी तक उसके लिक्विड वगैरह नहीं आ पाया। ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये मैंने पूछा था, जैसा होता है तो मैंने निर्देशन को देकर समय के साथ ऑनलाइन खरीदी बिक्री का क्रम तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसके साथ ही बढ़ती जा रही है ऑनलाइन ठगी की शिकायत।
बीते दिनों OLX वेबसाइट के माध्यम से धोखाधड़ी होने की शिकायत बालाघाट साइबर सेल शाखा में की गई। नंदकिशोर यादव निवासी सोनगुड्डा के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी बेचने के नाम पर 2,29,498 रुपए की ठगी की गई। उसी प्रकार जितेंद्र यादव निवासी चौकी देवरबली के साथ 14,000 और संतोष ठाकरे निवासी मलाछंड के साथ 24,425 रुपए की ठगी की गई। मनीष ठाकरे निवासी मोतीनगर बालाघाट के साथ 20,000 रुपए और ऋषि कुमार तिवारी निवासी वारासिवनी के साथ 25,000 रुपए की ठगी की गई। सभी शिकायतों में शिकायतकर्ताओं के द्वारा अनजान लोगों पर बिना पूछताछ एवं सही जानकारी के लिए व्हाट्सएप पर सैन्य कर्मियों की ID कार्ड दिखाकर भरोसा लिया गया और जालसाजों के बताए हुए अकाउंट नंबर पर पैसे जमा करा दिए गए या मोबाइल वॉलेट से ट्रांसफर कर दिए गए। बहुत से शिकायतकर्ताओं के द्वारा यह बताया गया कि जालसाजों ने उन्हें पैसे भेजने की बात कही और मोबाइल वॉलेट पर पे रिक्वेस्ट QR कोड या कोई लिंक भेजा, जिसके बाद शिकायतकर्ताओं ने UPI लॉगिन किया और उनके बैंक अकाउंट से पैसे कट गए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई हमें किसी भी मोबाइल वॉलेट के द्वारा पैसे भेजता है तो हमें UPI लॉगिन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शिकायतकर्ता के द्वारा इस बात का ध्यान नहीं दिया गया और वे इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार हो गए। इसी तरह धोखाधड़ी से बचने के लिए OLX वेबसाइट का भी कोई भी सामान खरीदते या बेचते समय प्रत्यक्ष होकर आमने सामने पैसे एवं सामान का लेन देन करें। इसलिए सभी सजग रहे और सतर्क रहे। पुलिस के द्वारा बीते दिनों ठगी का शिकार हुए लोगों के लगभग 1,14,000 रुपए वापस करवाए गए थे। 25 नवंबर से शुरू होने वाली समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पूर्व प्रशासन पूरी तैयारी करने में जुट गया है। इसी कड़ी में बालाघाट तहसीलदार रामबापू देवांगन के द्वारा तहसील के सभी सोसाइटी कर्मचारियों की बैठक ली गई और उनकी समस्याएं भी सुनी गई। साथ ही निर्देशित किया गया कि जो भी कर्मचारी या फिर बाहरी तत्व धान खरीदी में व्यवधान उत्पन्न करेगा उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, खरीदी के विषय में प्रतिदिन कोटवारों के माध्यम से गांव में मुनादी की जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस बार धान उपार्जन की जो तिथि है वो 25 नवंबर से शुरू होगी और 20 जनवरी तक चलेगी। पूर्व वर्षों के अनुभव को देखते हुए इस बार धान उपार्जन की विशेष व्यवस्था कलेक्टर महोदय द्वारा की गई है और उसके लिए जो विभागीय अधिकारी राजस्व हैं सभी उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है और व्यवस्थाओं की जायजा लेने के लिए उसके बारे में क्या अपन कर रहे हैं कार्रवाई, उसकी एक बैठक सभी संबंधित प्रबंधक और उनके जो ऑपरेटर उनके साथ रखी गई थी और पिछले साल की जो समस्याएं थी उन मुद्दों पर व्यापक रूप से चर्चा हुई। विशेष रूप से जो तौल कांटे हैं और सिलाई की मशीनें हैं उनकी संख्या इस बार हम डबल करने जा रहे हैं और जितने भी विघ्न संतोषी तत्व हैं जो धान उपार्जन की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं या फिर सेंटरों पर प्रदर्शन पैदा करते हैं उनके खिलाफ शुरुआत से ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे और धान उपार्जन के लिए प्रत्येक किसान को डोर टू डोर मैसेज तो जाएगा ही और कोटवारों के माध्यम से अपन डोर टू डोर उनको सूचना देने की भी व्यवस्था बना रहे हैं ताकि किसान समय पर अपने धान लेकर आ जाएं और समय पर उनका धान तोलकर विक्रय हो जाए और टाइम पर उनको पैसा मिल जाए। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत राशि जल्द से जल्द वितरित किए जाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश महामंत्री किसान कांग्रेस सुखदेव मुनि कुतराहे ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा फसल मुआवजे की राशि भेजने में कोताही बरती जा रही है, जिसके विरोध में किसान कांग्रेस के द्वारा शासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है। बैठक का मुख्य कारण ये था कि किसान कांग्रेस की सदस्यता अभियान का शुभारंभ करना था और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार कांग्रेस सरकार 10 महीने हुए और 10 महीने होने के बाद इस वर्ष पूरे प्रदेश भर अतिवृष्टि के कारण में और बाढ़ से इतने किसान प्रभावित हुए जिनकी फसल नुकसान हुई, बहुत सारे किसानों का मकान गिरा और ये सब सर्वे करा करके मध्य प्रदेश शासन ने केंद्र सरकार को सहयोग राशि के लिए प्रस्ताव भेजा, पर केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्होंने अभी तक मध्य प्रदेश की सरकार को कोई राहत राशि नहीं भिजवाई है और न सहयोग किया है। इसलिए जो केंद्र की सरकार मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश सरकार को भेदभावपूर्ण नीति अपना करके जो दोहरापना अपना रही है, इसके विरोध में आज राज्यपाल महोदय को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। मुआवजा नहीं बनाने के कारण में निश्चित रूप से केंद्र सरकार के प्रति किसानों का आक्रोश है, क्योंकि अभी तक जो बाढ़ से प्रभावित होकर उनको कठिनाई हुई, परेशानी हुई और उनको राहत राशि नहीं मिली है। इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश सरकार को परेशानी हो रही है और
ये आगामी समय में निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ में मध्य प्रदेश के किसान और कैबिनेट मंत्री सब मिलकर के केंद्र सरकार के पास निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सोमेंद्र पटले ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में अधिकांश सांसद भाजपा के हैं और केंद्र में भाजपा की सरकार है। इसके बाद भी प्रदेश में किसान परेशान है और केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद खामोश है। केंद्र सरकार जल्द से जल्द राहत राशि का वितरण करे, इसके लिए ज्ञापन सौंपा गया है। किसान कांग्रेस के माध्यम से पूरे प्रदेश में और हम तो विशेष रूप से बालाघाट में आज यह ज्ञापन कलेक्टर महोदय को देने जा रहे हैं, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल के नाम से, कि जिस प्रकार से पिछले नवंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ की जनता ने माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही जैसे चुनाव हुए और यहाँ लोकसभा में 29 में से 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ की जनता ने यह सोच समझकर उनको दिल्ली भेजा था कि यहाँ की जो केंद्र की जो समस्याएं हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो केंद्र विशेष रूप से सुलझाएं। लेकिन जिस तरह से यहाँ के सांसद पिछले दिन जैसे उन्होंने यहाँ एक रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की, तो ये बड़ा ही शर्मनाक है। उन्होंने किसानों की जो मूलभूत जो समस्याएं हैं, जैसे पुरानी भी भावांतर योजनाओं का बहुत सारा पैसा बकाया है, किसानों का बहुत सारी राशि केंद्र में मध्य प्रदेश की बकाया, आज तक वो राशि नहीं दी गई है। और सांसद को जिस तरह से काम करना चाहिए, अपने जिले की बात केंद्र तक पहुंचाए, इसके लिए वो बिल्कुल निष्क्रिय है। नगर के डाइट संस्थान में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 3000 शिक्षकों को 4 माह बीत जाने के बाद भी प्रशिक्षण का भत्ता प्रदान नहीं किया जा सका। आपको बताएं कि शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत मई जून माह में शाला सिद्धि एवं दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के जिले के विभिन्न स्कूलों से करीब 3200 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। शासन के नियमों के मुताबिक इन शिक्षकों को प्रतिदिन के हिसाब से 800 रुपए बतौर भत्ता प्रदान किया जाना था, लेकिन डाइट संस्थान के कर्मचारियों के द्वारा चयनित शिक्षकों का भत्ता बिल ही नहीं बनाया गया, जबकि डाइट संस्थान में वर्तमान में 8 लिपिक पदस्थ है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान प्रशिक्षण प्रभारी श्री तीतर मारे ने बताया कि वर्ष 2018 में 6 ब्लॉक के शिक्षकों को भत्ता प्रदान नहीं किया गया था, लेकिन 6 दिन पूर्व उनके खाते में यह राशि डाल दी गई है। यही नहीं, 2019 सत्र में अब करीब 3200 शिक्षकों को भत्ता प्रदान नहीं किया गया है, जिसकी प्रक्रिया जारी है, जिसके अंतर्गत माध्यमिक स्कूल के करीब 1000 एवं प्राइमरी स्कूल के करीब 2200 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिन्हें भत्ते की राशि दिया जाना है, जिसके तहत मिडिल स्कूल के शिक्षकों के भत्ते की राशि शीघ्र ही डाली जाएगी। नगर पालिका के द्वारा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 494 EWS मकानों का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और अब तक 300 से अधिक हितग्राहियों को आवंटन मेला के तहत मकानों का आवंटन भी किया जा चुका है। यह आवंटन प्रक्रिया लॉटरी के माध्यम से की गई है। EWS मकानों के लिए काफी अधिक संख्या में हितग्राहियों ने पंजीयन करवाया था। 2 आवंटन मेले के बाद भी करीब 150 से अधिक मकान पंजीकृत हितग्राहियों को देना बाकी है और यह मकान भी इन हितग्राहियों को लॉटरी के माध्यम से ही दिया जाएगा। इस संदर्भ में सीएमओ दिनेश वाघमारे ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत निर्माणाधीन EWS मकानों को आवंटित करने के लिए 2 बार आवंटन प्रक्रिया क्रियान्वित की जा चुकी है। शेष पंजीकृत हितग्राहियों को बुलाकर उन्हें लॉटरी के माध्यम से बचे हुए मकान आवंटित कर दिए जाएंगे। नहीं, हमने तो उनको अलॉटमेंट के लिए बुलाया था, जो लोग आए थे हमने दे दिया। हम अंतिम बार और उन लोग को जिनके पंजीयन है हमारे पास, हम उनको लॉटरी सिस्टम से दे देंगे मकान। यानी अभी भी 150 से ऊपर मकान बाकी है? नहीं, हमारे पास पंजीयन है। हमें उनको क्रमवार आवंटन करने के लिए कि पारदर्शिता बनी रहे, ये हम कोई हमारे ऊपर आरोप ये न लगाए कि फलाने को ये दे दिया। वो हम एक चेक सिस्टम लगाते हैं, वो जिस हितग्राही खुद आके अपने नंबर निकालें। हमने भी बीच में लगाया था, जिसमें कुछ जो लोग आए उनको मिल गए, फिर करेंगे हम उस चीज़ को। लालबर्रा तहसील कार्यालय में 7 नवंबर को तहसील अधिवक्ता संघ लालबर्रा के द्वारा राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के निर्देशानुसार अधिवक्ताओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस के द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किए गए कृत्य की घोर निंदा की है। चर्चा में जिला अधिवक्ता संघ कार्यकारिणी सदस्य अधिवक्ता अजय कौशल ने बताया कि दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ दुर्व्यवहार कर मारपीट करते हुए
गोली चला दी गई, जिसमें 2-3 अधिवक्ता साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना को लेकर पूरे देश के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। आज हमने जो हड़ताल सांकेतिक रूप से काली पट्टी बांध करके किया है, और प्रमुख रूप से हमने हड़ताल जो है कि दिल्ली में जो हजारी कोर्ट में जो घटना हुई, वो जो घटना जो वास्तविक बात है मीडिया में ना ला करके जो हमारे जो अधिवक्ता संघ है या अधिवक्ता गणों को गुंडा और उनके विरुद्ध जो मानसिकता समाज में जो अपमानजनक जो शब्द आए, उससे ज़्यादा हम आहत हुए कि मीडिया ने जो बात सच्चाई लाना था वो ना ला करके मतलब जो वकीलों की छवि है वो समाज में गलत तरीके से पेश किया। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली पुलिस के द्वारा हमारे अधिवक्ता साथियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की गई और गोली चला दी गई, जिससे हमारे 2 अधिवक्ता साथी जो हैं, 2 से 3 अधिवक्ता साथी गंभीर रूप से घायल हैं। और इस मामले को लेकर पूरे देश के अधिवक्ता जो हैं आक्रोशित हैं और सभी ने पुलिस द्वारा किए गए कार्य की निंदा की है, घोर निंदा की है। और साथ में ही हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सभी लोगों को ज्ञापन देकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करने जा रहे हैं। लालबर्रा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं, जिसके तहत नगर मुख्यालय में 7 नवंबर को दोपहर 2 बजे थाना प्रभारी महिषाराम रोमड़े के नेतृत्व में पुलिस जवानों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान मुख्य मार्केट, हाई स्कूल रोड, पनबेहरी, अमोली सहित नगर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। आज थाने पर उपलब्ध जो बलवा ड्रिल की सामग्री जो रखी हुई है, बॉडीगार्ड, हेलमेट, टीयर गैस, अश्रु गैस से आज एक प्रयोग के तौर पर सभी समस्त स्टाफ को कंप्लीट बलवा ड्रिल सामग्री पहनाकर और कस्बा में फ्लैग मार्च निकाला गया। और साथ ही अश्रु गैस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार अश्रु गैस के 2 सेल एक प्रयोग के तौर पर चलाए गए, जो एक टेयर गैस गन सेल और एक हैंड सेल उपयोग किए गए। क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य ये जो कस्बा में, शहर में असामाजिक तत्वों का जो भ्रमण एवं जो सक्रिय रहते हैं असामाजिक तत्व, पुलिस के मूवमेंट से, कस्बा भ्रमण से, फ्लैग मार्च से एक तरह से असामाजिक तत्वों में पुलिस का वही बनता है, पुलिस की मौजूदगी। कलेक्टर दीपक आर्य ने रेत के अवैध भंडारण और परिवहन में लिप्त पाए जाने पर जब्त किए गए 3 डंपर और एक जेसीबी के मालिकों पर कुल 6,93,750 रुपए का जुर्माना लगाया है। वाहन मालिकों द्वारा जुर्माने की ये राशि चालान द्वारा खनिज मद में जमा करने पर जब्त 3 डंपर एवं एक जेसीबी मशीन को मुक्त कर दिया गया है। शहर के वेनगंगा क्लब परिसर में इंडियन कॉफी हाउस ने अपनी नई शाखा खोल दी है। गुरुवार को इसकी विधिवत शुरुआत की गई, जिसके साथ ही शहर में लोग इंडियन कॉफी हाउस द्वारा प्रदान किए जाने वाले दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और चाइनीज फूड सहित अन्य व्यंजनों का लाभ ले सकते हैं। वाराणसी नगर में स्थित शासकीय सीनियर कन्या छात्रावास में 7 नवंबर को छात्रावास स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य, जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे,
जिला कांग्रेस महामंत्री शैलेंद्र तिवारी, आनंद बिसेन, विकी एड़े, संतोष आडे, मिलिंद नकपुरे, विनोद मिश्रा सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। छात्रावास की छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत का गायन किया गया, जिसके बाद छात्रावास की ओर से आवश्यक मांग कैबिनेट मंत्री के समक्ष रखी गई, जिसके बाद गीत, भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें वंदना गीत, भाषण एवं एकल व ग्रुप नृत्य किया गया। है उन छात्रावास आश्रमों में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस को कई वर्षों से लगभग 10-15 वर्ष हो चुके हैं। 10-15 वर्षों से सभी छात्रावासों में 1 नवंबर विभिन्न गतिविधियां जो मार्गदर्शी होने जा रहा है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच स्वागतम 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 मन की वीणा से उद्देश्य होता है कि हमारे जितने छात्र छात्रा हैं सभी लोग उत्साहपूर्वक जिस मध्य प्रदेश को हमको आगे बढ़ाना है, उसको उस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबकी सक्षमता बहुत आवश्यक है। सक्षमता मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह से हमारा जो युवा है, आप सब हमारे आने वाली पीढ़ी प्रदेश की है। आप सब जितने मजबूत रहेंगे उतना आने वाले समय हमारा मध्य प्रदेश का अच्छा रहेगा, पूरे देश में हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा। लेकिन उसके लिए आप सबको, उस चुनौती के लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए। विषय आपको समय के साथ चलना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हमारी तुलना अन्य प्रदेशों से होती है। कोई प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में हमारे से आगे, कोई आर्थिक रूप से हमारे से आगे, भौगोलिक स्तर से आगे, अलग अलग तरह से। और तकनीकी क्षेत्र में हमारे युवा साथी बॉम्बे, दिल्ली का हम देखते बहुत आगे जाते हैं। तो हमारे सामने चुनौती है कि हम अपने मध्य प्रदेश को और हम अपने को भी अन्य प्रदेशों की तुलना में बराबरी में लाने का प्रयास करें। उसके लिए हमको हर तरह से संपन्न होना आवश्यक है। नगर पालिका परिषद का कार्यकाल अपने अंतिम दौर में चल रहा है। इस दौरान शहर विकास के कुछ महत्वपूर्ण कार्य पर PIC की बैठक के दौरान फैसले लिए गए। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनिल धुवारी ने बताया कि वेनगंगा नदी, छोटे पुल, स्टॉप डैम, कालीपुतली उद्यान में चौपाटी सहित अन्य निर्माण कार्य पर बैठक के दौरान सहमति बनी। नगर पालिका की बैठक में ये विकास संबंधित कुछ मुद्दे थे, जैसे स्टॉप डैम को पानी रोकने के तत्काल में, शहरों में जो अवैध नल बह रहे इसमें टोटी लगवाने के, और कुछ वार्डों के विकास कार्य थे उनको स्वीकृति करने के, और कालीपुतली के यहाँ पे जो दुकानें हैं हमको चौपाटी बन रही है इसमें तत्काल दुकान पर बना करके लोगों को देना है। इससे संबंधित छोटे मोटे काम जो संबंध में था। कब तक कार्य योजना बनकर तैयार कर ली है? जल्दी होगी। हमने सबको स्पष्ट निर्देशित करा है कि जल्दी से जल्दी ये काम को तत्काल करा जाए। नगर पालिका परिषद के अकाउंटेंट आरती ठाकुर को कार्य में अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारी ने बताया कि लगातार कार्य में बरती जा रही अनियमितता के कारण CMO दिनेश वाघमारे द्वारा ये कार्यवाही की गई है। नहीं, नगर पालिका के अकाउंटेंट आदेशों की अवहेलना करना और नगर पालिका के नियमानुसार कार्रवाई न करना, इस कारण से तत्काल प्रभाव से CMO साहब द्वारा सस्पेंड किया गया और आज हमारी PIC में भी उसको पुष्टि कर दी गई। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार देवउठनी एकादशी शुक्रवार को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनाई जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाए जाने वाले देवउठनी एकादशी के अलावा देवउठनी प्रबोधनी, देवउठनी 11 के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप तुलसी पूजा कर तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चातुर्मास समाप्त होने पर भगवान विष्णु जनमानस का कल्याण करने के लिए अपनी निद्रा को त्यागते हैं। इस दिन पूर्ण विधि विधान से गन्ने का मंडप सजाकर और नवीन वस्त्रों से इसे सजाकर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया जाता है। इस त्योहार को लेकर शहर में रौनक नजर आने लगी है और विभिन्न चौक चौराहों में गन्नों की दुकान सज चुकी है, जहां पर लोगों के द्वारा पूजा के लिए गन्नों की खरीदारी की जा रही है। श्योपुर जिले में जनपद पंचायत CEO जोशुआ पीटर के साथ गाली गलौज कर धमकी दिए जाने वाली घटना के विरोध में गुरुवार को मुख्य कार्यपालन अधिकारी संघ मध्य प्रदेश की जिला इकाई ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा।
जिसमें उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ के साथ गाली गलौज कर धमकी देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और प्रदेश के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों द्वारा प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग के साथ साथ 2 दिवसीय आकस्मिक अवकाश पर जाने का ऐलान किया गया है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आगामी समय में ठोस रणनीति बनाए जाने की चेतावनी भी दी है। वारासिवनी थाना परिसर में 7 नवंबर को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश सहित अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई, जिसमें आगामी दिनों में आने वाले अयोध्या मामले के फैसले और पर्व को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील सोशल मीडिया सहित सार्वजनिक स्थानों में ऐसी कोई भाषण या बयान जो शांति व्यवस्था को प्रभावित करें, इस पर पूरी तरह से नजर रखी जाए। ईद मिलादुन नबी और गुरु नानक जयंती का पर्व भाईचारे से मनाने पर विचार विमर्श किया जाए। हमारे पास ढेर सारी पोस्ट आती है और वो ज्ञात है और यहाँ पे मेरे द्वारा बताया भी गया कि बहुत जल्दी शीघ्र जो है अयोध्या विषय पर निर्णय होना है, जिसके चलते कलेक्टर महोदय द्वारा बालाघाट जिले में धारा 144 लगा दी गई है। उसके प्रावधानों से जो शांति समिति है उसको अवगत कराया गया। हमारे द्वारा सभी धर्मावलंबियों को, चूँकि अभी लाइन से त्यौहार भी आने हैं, गुरु नानक जयंती का उत्सव है, उसके बाद ईद मिलादुन नबी का उत्सव है, जिसके अंतर्गत जो है शांति व्यवस्था हेतु सारी चीज़ें सुझाव आमंत्रित किए गए और जुलूस की अनुमति से लेकर सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा की गई। नगर पालिका एमपीईबी एवं प्रशासन से भी उक्त विषय में सहयोग हेतु बताया गया है। किसी भी प्रकार की भड़काऊ सामग्री अथवा माहौल, सांप्रदायिक माहौल बनाने संबंधी यदि कोई भी पोस्ट प्राप्त हो, उसकी तत्काल जानकारी पुलिस प्रशासन को बताने के संबंध में भी यह निर्देश जारी किए गए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रात के अंधेरे में नगर पालिका ने हटाया अतिक्रमण, आधा सैकड़ा अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्रवाई। जिला अस्पताल में 15 दिन से ईसीजी मशीन बंद, कलेक्टर ने लगाई चिकित्सकों को फटकार। ऑनलाइन खरीदी में बरते सावधानी, जिले में लगातार हो रहे हैं लोग धोखाधड़ी का शिकार। डाइट संस्था कर्मचारियों की लापरवाही के चलते 3000 शिक्षकों को नहीं मिला 4 महीने बाद प्रशिक्षण भत्ता। वेनगंगा नदी के छोटे पुल पर स्टॉप डैम बनाने का प्रस्ताव तैयार, नगर पालिका पीआईसी बैठक में लगी मुहर। रेत के उत्खनन में 3 डंपर, 1 जेसीबी जब्त, लगभग 7 लाख का किया जुर्माना। कार्य में लापरवाही का आरोप, नगर पालिका के अकाउंटेंट निलंबित। दिल्ली की घटना का अधिवक्ताओं ने जताया विरोध, काली पट्टी लगाकर किया काम बंद। लालबर्रा में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। शुक्रवार को मनाया जाएगा देवउठनी एकादशी का त्योहार, तुलसी और शालिग्राम का कराया जाएगा विवाह। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।